हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट कर रहे हैं आज हम रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन एंड आंसर एग्जाम के और आरटीपी के। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अच्छे से रजिस्ट्रेशन चैप्टर को रिवाइज कर लिया हो, कंसेप्चुअली आप क्लियर हो गए हो, तभी क्वेश्चन करने का फायदा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते नहीं है। पहले कंसेप्ट रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, बाद में कंसेप्ट पे आते हैं। ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं आपको करनी। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। रजिस्ट्रेशन के आईसीआई के क्वेश्चंस जो कि अभी अलग अलग अटेम्प्ट में आए हुए हैं। ये मई 18 का हमारा एग्जाम है हमारे सामने, जो हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बाकी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है हमारे चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ जी, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। लिस्ट द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। क्वेश्चन 5 नंबर का है, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। तो हम लिखेंगे यहां पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 बी। और सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो सिंपल इसका आंसर आप देंगे। पहले आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ इंक्लूजन, लिस्ट ऑफ इंक्लूजन लिखेंगे इन एग्रीगेट टर्नओवर। पहला आप लिखोगे, क्या लिखोगे, टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई ऐड होती है हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में। दूसरा आप लिखोगे एग्जम्प्ट सप्लाई। फिर आप लिखोगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर आप इसमें और लिख सकते हो इंटरस्टेट सप्लाई। फिर आप लिख सकते हो इसमें एक्सपोर्ट सप्लाई। ये तो हो गई इंक्लूजन, ये सारी आपको इंक्लूजन करनी है। फिर आप लिखोगे लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन इन एग्रीगेट टर्नओवर। उसमें आप दोगे जीएसटी एंड जीएसटी सेस। फिर आप लिखोगे इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM। फिर आप लिखोगे इंपॉर्टेंट बात लिखोगे डिस्काउंट और इंटरेस्ट, डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस। यह आपका आंसर पूरा हो गया, सिंपल। अब इसमें कहानी लिख के नहीं आनी टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, निल क्या होती है, क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने सिर्फ हमारे से लिस्ट मांगी है और 5 नंबर आपको लिस्ट के देने हैं। एक्सप्लेन नहीं करना, क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़ा करो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जो पूछा है वो दिया आंसर और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे चैप्टर रजिस्ट्रेशन से। और क्या क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, ये देखते हैं हम। एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग इंस्टांसेस। फॉलोइंग इंस्टांस के अंदर इफेक्टिव डेट क्या होगी, ये उन्होंने हमारे से पूछा है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मधु लिमिटेड एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द पंजाब एक्सीड 20 लाख रुपीज। पंजाब है तो नॉर्मल स्टेट है, और नॉर्मल स्टेट की सर्विस की लिमिट कितनी है, 30 लाख रुपए है। 25 अगस्त को उसका टर्नओवर एक्सीड हो गई है। तो यहां पे अगर मैं रफ में काम करूंगा
पहले मैं इसका रफ बना लेता हूं एक बार। ये मैं क्या कर रहा हूं, रफ काम कर रहा हूं। और रफ काम करना कोई पाप है? सर कोई पाप नहीं है रफ काम करना। और रफ काम कौन से क्वेश्चन का कर रहा हूं जी? क्वेश्चन नंबर 11 ए का मैं रफ काम यहां पे कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है रफ काम करने में। मैं कह रहा हूं जी इसकी टर्नओवर एक्सीड हुई है 25 अगस्त को, ठीक है जी। 25 अगस्त को यहां पे इसकी, यहां पे सेक्शन 22 एप्लीकेबल हो गया, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई बात नहीं। फिर कह रहा है इसने अप्लाई किया है 19 सितंबर को, यहां इसने 19 सितंबर को जीएसटी अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद जीएसटी इसको मिला है 29 सितंबर को, जीएसटी उसको मिला है 29 सितंबर को। तो बहुत सिंपल है, इसने 30 दिन में अप्लाई कर दिया है, विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया है। तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? इफेक्टिव डेट होगी ये वाली, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस हमने रफ काम कर दिया है। अब रफ काम करने के बाद क्या करना है जी, इसको काटा भी लगा देना ताकि एग्जामिनर इस पे दिमाग ना लगाए। इसको काटा मार देना, कौन से पेन से? किसी भी पेन से काटा मार देना। तो काटा लगा दिया आपने। अब आप अपना आंसर दोगे यहां पे। सर आंसर देंगे हम यहां पे। क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन 11A। ये मैंने रफ काम किया, रफ काम करके काटा लगाया। अब मैं अपने मेन कंसेप्ट पे आ गया, मेन आंसर पे आ गया। आंसर मैं कैसे लिखूंगा? मुझे आंसर बड़ा अच्छा लिखना है, सिंपल आंसर लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अपनी लैंग्वेज में लिखने पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मॉड्यूल का लैंग्वेज याद कर लें, रट्टा लगा लें। रट्टाफिकेशन लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना। कितना रट्टाफिकेशन लगाओगे आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज लिख के आओगे। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूं कि मुझे क्या सोच के क्या लिखना है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं यहाँ पे आंसर प्रेजेंट करता हूं। उसने क्या पूछा? इफेक्टिव डेट पूछी है। तो आप लिखोगे पहले उसको आंसर दे दो, आंसर में पहले उसको आंसर दे दो, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन shall be, ये मेरा रफ काम है, shall be this 25 अगस्त। तो मैं लिखूंगा यहां पे 25 अगस्त, ये मैंने लिख दिया, ये मेरी इफेक्टिव डेट है। अब इससे एग्जामिनर क्या होगा, आपका माइंड, उसका माइंड पूरी सेट हो जाएगा, इस बच्चे का आंसर तो ठीक है। अब वो अंदर की कहानी कम पढ़ेगा तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा, क्योंकि उसको पहले अपना आंसर मिल गया कि बच्चे ने आंसर सही दिया है। तो आगे अब क्या लिखूंगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25। सर हमें सेक्शन 25 याद नहीं है, उस टाइम हमारा दिमाग बड़ा प्रेशर में है एग्जाम सेंटर पे, तो हमें याद नहीं है सेक्शन 25। हम लिखेंगे एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25। अगर याद नहीं है, एज पर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन shall apply for registration within 30 days from the date when he becomes liable for registration। अगर टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम में टाइम है अगर, तो इसको अंडरलाइन करके आ जाना और इसको अंडरलाइन करके आ जाना। जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करने से एग्जामिनर का टाइम और बचेगा, वो आपके ऊपर और राजी हो जाएगा और खुश हो जाएगा, और वो आपको खुश होके सही आपको अच्छा जज करेगा। जज करना अलग बात है और नंबर देना अलग बात है, मतलब उसकी माइंड में हो जाएगा हाँ बच्चे का ये वाला पॉइंट ठीक है और ये वाला पॉइंट भी ठीक है। Hence
इसका नाम क्या है, बंदे का नाम क्या है, बंदे का नाम उसने नहीं दिया, मधु लिमिटेड। हेंस मधु लिमिटेड हैज अप्लाइड GST registration within 30 days. The effective date shall be 25th August when he becomes liable for the registration. फुल स्टॉप, कहानी खत्म। आपका आंसर पूरा हो गया। इसको बोलोगे आप पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है, या आपने आंसर दे दिया है। अब मैं स्टूडेंट नहीं हूं, अब मैं एग्जामिनर बन के आपको दिखाता हूं। एग्जामिनर इसको चेक कैसे करेगा। आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, एग्जामिनर के सामने लल्लू बच्चू नहीं करनी कि सर ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो। अरे भाई साहब, आपका इनकम टैक्स वेट कर रहा है, GST के और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर, अब मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एग्जामिनर बन जाता हूं। एग्जामिनर बोलेगा जी सही आंसर के 1 नंबर मैंने इसको दे दी यहाँ पे, और इस कहानी लिखने के, लॉ लिखने के, ये बच्चा लॉ जानता है, इसका मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है जी, ये 4 नंबर का है। 4 में से इसके 2 नंबर तो इस पार्ट ए में कंप्लीट हो गए। तो एग्जामिनर की सोच अलग होती है, आप लोगों की सोच अलग होती है। आप लोग देखते हो कि मैं ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, अपनी सारी नॉलेज आज ही दिखा दूं अपनी। बट एग्जामिनर टू द पॉइंट चेक करता है, जो उसको मेन मुद्दा चाहिए वो उसको अगर मिल गया तो वो आपको नंबर देता चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की। बी पार्ट के लिए हम यहां पे लिखेंगे बी पार्ट। दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है, हम उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लिखेंगे बी पार्ट का आंसर। बी पार्ट क्या पूछा जी उसने, What will your answer if मधु लिमिटेड सबमिटेड ऑन 27th को, यानी कि उसने 30 दिन में अप्लाई नहीं करा। तो हम लिखेंगे यहां पे इफ मधु लिमिटेड अप्लाइज रजिस्ट्रेशन ऑन, अब मैं दोबारा बन गया हूं स्टूडेंट, मेरी हैंडराइटिंग भी गंदी होनी शुरू हो गई है पेपर में, और मैं सोच भी बड़ा सिंपल वे में रहा हूं। मैंने कहा जी अगर उसने अप्लाई किया है 27 को, इफ मधु लिमिटेड अप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑन 27 ऑफ सितंबर, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन shall be 5th of October 2017। ये मैंने आंसर दे दिया और इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन, ताकि एग्जामिनर का फटाफट दिमाग इस पे जाए। अब मैं लिखूंगा प्रोविजन एज पर सेक्शन 25, इफ अ पर्सन does not apply registration within 30 days, the effective date shall be the date of grant of registration certificate। मैं इसको करूंगा अंडरलाइन, द ग्रेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, बस। हेंस द इफेक्टिव डेट shall be 5th of October 2017। सर ये मेरा आंसर पूरा हो गया। अब इसके साथ इमोशनल जुड़ मत जाओ, कभी सेंटी हो जाओ कि और लिखते हैं सर, और लिखते हैं। और लिखने की जरूरत नहीं है, कहानी खत्म।
1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, टोटल 2 नंबर। और आपको एग्जामिनर देगा यहाँ पे एग्जाम में, ले बेटा 4 में 4 नंबर ले ले। तो एग्जाम में टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट आंसर देना है, फालतू बात नहीं करनी। एग्जाम तो ऐसे समझ लो जैसे आप कोई लड़की देखने गए हो और लड़की वालों ने पूछा जी आप क्या खाते हो, आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है, तो जब तक शर्माते हो ना, अब लगता है लड़की वाले बैठे हैं, ज्यादा बोलूंगा तो सोचेंगे जज करेंगे मेरे को। ज्यादा नहीं बोलना, बिल्कुल कम से कम बात रखोगे अपनी, कम से कम टू द पॉइंट बात रखनी है अपने एग्जामिनर के सामने और आगे बढ़ जाना है। शर्माना भी नहीं है लिखने में और ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही बोलना है, बिल्कुल लिखना ही नहीं है। तो जैसे लड़की वालों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, इस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन आया है ये हमने डिस्कस कर लिए, दोनों के दोनों क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन स्किल हमने कैच कर ली कि प्रेजेंटेशन कैसे हम एग्जाम में देते हैं। ये मैं काट के आगे जानबूझ के, ताकि एग्जामिनर की नजर इस पे ना जाए नजर, बट उसको ये लगे हाँ इसने रफ काम किया है, उसका मेन मुद्दा मेन क्वेश्चन पे है। नवंबर 18 में अब हम चेक करते हैं और क्या क्वेश्चन आए हैं जी। ये क्वेश्चन आया है जी एक नवंबर, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, रजिस्ट्रेशन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। 12 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। डिटरमाइन विद इन ब्रीफ, हम बोलेंगे जी, हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो जितना पूछोगे आप हॉबी क्या है हॉबी बता देंगे, आप जितना पूछोगे उतना ही बताएंगे, फालतू बात नहीं करेंगे हम। तो ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अरे रीजन भी देना है तो रीजन देंगे ना, आपको क्या दिक्कत है सर, ना तो हम ड्रिंक करते हैं ना स्मोक करते हैं, हम सब रीजन देंगे आपको, टेंशन मत लो। तो रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर इफ वॉलंटरीली रजिस्टर्ड हैज बीन नॉट कमेंस विद इन 3 months। सर हम तो कुछ और पढ़ के आए हैं, हमें अच्छे से याद है 6 months की कंडीशन होती है, ये कंडीशन इसकी गलत है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ये मैंने कहाँ सोचा है, मन में सोचा है, या फिर हमने क्वेश्चन पेपर के में पेंसिल से लिख लिया कि सर ये फॉल्स है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा अभी कराया नहीं है तो हमारे कंसेप्ट में से नहीं आया। तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर की बात पूछी है हमारे बंदे ने, तो हम 1.5 नंबर की ही बात करेंगे, 2 नंबर की बात टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 1.5 नंबर की बात हम कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का ए, ये है जी। अब मैं आ गया, बच्चा बन गया दोबारा से। क्वेश्चन नंबर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। ए का भी कौन सा पार्ट कर रहा हूं डिस्कस में, इसका भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट नंबर ए। ठीक है जी। तो हम कह रहे हैं जो हमारा जो ये पहले हम लिखेंगे यहां पे फॉल्स, बड़ा बड़ा फॉल्स देखते ही उसका दिमाग लगेगा हाँ लड़का सही कह रहा है ये फॉल्स है। तो आप लिखोगे GST रजिस्ट्रेशन बाय, यहां लिखोगे फॉल्स कर बताओगे GST रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल by the proper officer। GST रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है if the registered person has not commenced his business within 6 months। ये बात कर देना अंडरलाइन, जो काम की बात है एग्जामिनर को फट से दिखा दो। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हैंस क्या लिखा है जी, Hence, GST registration cannot be cancelled
बाई पीओ विद इन 3 months। सर आंसर खत्म हो गया। अब इसके नंबर बताओ, नंबर कैसे मिलेंगे हमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है नंबर जानने में। ये है जी आधा नंबर और ये है ज्ञान देने का 1 नंबर। फालतू ज्ञान नहीं देना। ये लो जी 1.5 मिला और आगे बढ़ गए। इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी किसी भी क्वेश्चन के साथ। सेंटी नहीं होना आपको। ये आपने आंसर दिया और आप आगे बढ़ गए। सर मेरी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है, आपका लिखने का तरीका बड़ा गलत है, आपने लाइन नहीं खींची, यहाँ पे यहाँ लाइन दे दो, यहाँ लाइन दे दो, उसको सजा दो पूरा। अरे भाई साहब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। काम की बात करी और हम आगे बढ़ गए। तो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया और मैं आगे बढ़ गया। सर ये क्वेश्चन तो मेरे को आता नहीं है, ये अभी दिमाग में आ नहीं रहा एग्जाम में, तो क्या करूं इसका? इसकी जगह खाली छोड़ दो भाई साहब, यहाँ जगह खाली छोड़ दो इसकी। और आपको लग रहा है कि यहाँ भी जगह नहीं खाली छोड़नी, तो इसकी यहाँ जगह खाली छोड़ दो, क्योंकि आप सोचो कि मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो जगह खाली छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बट एक काम जरूर करना, जब जगह खाली छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ बड़ा सा गोला लगा देना अपने क्वेश्चन पेपर पे, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन मेरा पेंडिंग चल रहा है। पता लगा आपने छोड़ भी दिया और आप भूल भी गए प्रेशर में आके कि क्वेश्चन तो मेरा छूट ही गया यार, तो बड़ा सा गोला लगा देना यहाँ पे ऐसे, जब तक आपके सारे क्वेश्चन टिक 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 ना हो जाए। लास्ट में आप चेक कर लेना अपना एग्जाम क्वेश्चन कि मेरे सारे क्वेश्चन टिक हो गए हैं। अगर आपका गोला लगा हुआ है इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका पेंडिंग है। वापस जाओ जहां आपने ये क्वेश्चन किया था और जाके इसको कंप्लीट करके, यहां कंप्लीट करके आगे वापस आके बढ़ जाओ आगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको एक पार्ट आता है और एक पार्ट नहीं आता, तो कोई क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, एक पार्ट तो कर लेते हैं अटेम्प्ट और एक पार्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो जगह खाली छोड़ दो उसकी। कई बार होता है बाद में याद आ जाए क्वेश्चन, कोई तरीके से याद आ जाए, दिमाग लग जाए, आपको याद आ जाए और आपने वो लिख दिया। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आपको नहीं भी आता तो अटेम्प्ट करके आओ, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं जो इन्होंने हमारे से पूछे हैं। सर इंस्टीट्यूट इतना मेहरबान है इस चैप्टर के ऊपर। इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर में से 5 और 5 10 और मतलब 10 प्लस 11.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ जी पूछ लिया है, तो क्या दिक्कत है। और इसमें से भी 2 पार्ट करने हैं आपको, तो 3 ऑप्शन है इसमें से आपको 3, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं क्या पूछा इंस्टीट्यूट ने। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर इसका सेक्शन तो 23 हमें अच्छे से याद है और हम ये थ्योरी क्वेश्चन पे तो 1 मिनट लगाएंगे करने में। सेक्शन 23 में लिखा हुआ था 2 बातें, सेक्शन में लिखी हुई थी 2 बातें कि एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट और नॉन लायबल टू टैक्स में डील कर रहा हो तो उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना। दूसरी बात वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, पर उसने पूछा नहीं है, पर आप बता देना कि एग्रीकल्चरिस्ट के अंदर इंडिविजुअल एचओएफ होना चाहिए और अपनी लैंड कल्टीवेशन होना चाहिए। उसके बाद सर 2 बातें हो जाएगी तो मिल जाएंगे 5 नंबर। नहीं, इसके अंदर नोटिफिकेशन भी आई हुई है। नोटिफिकेशन में बताओगे इंटरेस्ट रेट सप्लाई के केस में अप टू 20 लाख 10 लाख एग्जम्प्ट है। उसके बाद बताओगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में नोटिफाई गुड्स के एग्जम्प्ट है, और इंटरेस्ट रेट केस के अंदर नोटिफाई और स्पेसिफाई गुड्स के केस में जीएसटी नंबर नहीं लेना। तो जो एग्जम्पशन आई हुई है वो भी आपको बतानी है एग्जामिनर को, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। एग्जाम में जब मैंने चेक किया था क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर, तो इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ था कि किसी स्टूडेंट ने कोई भी 5 पॉइंट बता दिए, एनी 5 पॉइंट, तो उसको 5 में से 5 नंबर दिए जाएं। तो कोई भी 5 पॉइंट आपने बता दिए अगर, तो 5 में से 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। उसमें कोई आपत्ति नहीं है इंस्टीट्यूट को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना 5 में से 5 नंबर मिलते हैं आपको अगर आपने कोई भी 5 पॉइंट बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है। मिस्टर अल्लाह, अ नॉन रेजिडेंट पर्सन विशेस टू प्रोवाइड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स सप्लाई कर रहा है जी ये, इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, कहां पर, इंडिया में नहीं है। इसका मतलब ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। ही सीक्स योर एडवाइस, आपके एडवाइस ये चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्या क्वेश्चन है जी, कह रहा है व्हेन ही
व्हेन शेल ही अप्लाई, अब देखो ध्यान रखना क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसका मतलब 4 पॉइंट है, तो एक क्वेश्चन एक नंबर कहां मिलेगा, एक नंबर मिलेगा आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ही शेल बी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन अप्लाई कब करना है, तो इसका आंसर आप दोगे ही शेल अप्लाई रजिस्ट्रेशन बिफोर 5 days, 5 days, before 5 days from coming in India। अब मुझे याद नहीं आ रहा ये कमिंग है क्या है, फिर भी मैंने सही लिखा है। इंस्टीट्यूट का एग्जाम का ध्यान यहां जाएगा और वो आपको नंबर दे देगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है पेन इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहां पे हम लिखेंगे पेन इज मैंडेटरी। अभी तो घबराहट है, ये घबराहट है तो कोई बात नहीं, घबराहट तो मुझे हो रही ना, मैं स्टूडेंट बन के देख रहा हूं। पेन इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, however in case of non-resident passport is required instead of पेन। इसका मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको आधा 1 नंबर। अब 1 नंबर आपको मैं और दिखाता हूं कैसे गेम खेला उन्होंने। ये बात तो खत्म हो गई जी, पेन चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए जी, एंड नॉन रेजिडेंट ऑल्सो रिक्वायर अ सेल्फ attested copy of pen from an Indian citizen। ये आपने एक्स्ट्रा ज्ञान दिखा दिया कि नॉन रेजिडेंट को चाहिए कॉपी ऑफ फ्रॉम इंडियन सिटीजन की एक पेन सेल्फ अटेस्ट कॉपी चाहिए। ये आपने एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। मेरे ख्याल से इसका भी 1 नंबर होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। कहानी खत्म जी। उसके बाद व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ आरसी, तो आप लिखोगे वैलिडिटी ऑफ आरसी इज इक्वल टू पीरियड मेंशन्ड in application of registration or 90 days whichever is earlier। जो भी इनमें से पहले है वो आपकी वैलिडिटी रहेगी। ये भी हो गया जी मेरा 3rd नंबर। अब आते हैं 4थे नंबर पे। कह रहा है एक्सटेंड हो सकता है जी, तो यस एक्सटेंड हो सकता है। तो यस द वैलिडिटी में बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 90 डेज। फर्दर 90 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकती है हमारी आरसी, फर्दर 90 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकती है। अब इसका जो आंसर करने का जो तरीका होगा ना, इंस्टीट्यूट को चेक करने का तरीका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक हो जाएगा, इसका कैसे मार्क्स दिए जाएंगे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बात बोल दी आपने, 1 नंबर हो गया जी। 5 दिन वाली बात हम सुनना चाह रहे थे आपसे, आपने बता दी। हमने कहा जी पेन रिक्वायर्ड नहीं है, पासपोर्ट चाहिए, इसको हम सुनना चाह रहे थे, आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी राइटिंग गंदी है, आपने पासपोर्ट ठीक से नहीं लिखा, आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें, हैंडराइटिंग से क्या करना है। उसके बाद कहा जी मैंने, ये मुझे लगता है इसका भी 1 नंबर होगा, और इस बात का 1 नंबर, और इस बात का 1 नंबर। ये हो गया जी टोटल
5 नंबर आपको इस तरह से अलॉट किए जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देनी है और जो चीजें काम की हैं उसको हाईलाइट करके उसको एग्जामिनर को दिखाते चले जाओ अगर टाइम है तो ये हमारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। और हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और। चलिए जी, एक क्वेश्चन और है जो आया हुआ है हमारे मई 2019 अटेम्प्ट में। क्वेश्चन आया हुआ है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ध्यान से इसको समझना है और ध्यान से इसको करेंगे हम। स्टेट विद ब्रीफ रीजन, मतलब शॉर्ट में बात करनी है, हवाबाजी नहीं करनी। वेदर फॉलोइंग सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ, बताएंगे जी, आप उसको बताएंगे। राघव इज एंगेज इन होलसम रिटेल ऑफ ट्रेडिंग मेडिसिन, मतलब बात हो रही है गुड्स की। इन द स्टेट ऑफ असम, ओहो सर आपने तो हमें रटवा दिया था, असम को तो रटवा दिया था आपने। असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर को हमेशा नॉर्मल मानना है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट की है वो गुड्स वाले केस में, हमने याद है गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट इसकी थी अगर ये सप्लाई कर रहा है इंट्रा सप्लाई। अगर हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 रेड विद सेक्शन 24। एग्रीगेट टर्नओवर इसकी 9 लाख है और विच कंसिस्ट 8 लाख एज ए इंट्रा एंड ओहो इसने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी क्योंकि ये गुड्स बेच रहा है। और गुड्स वाले केस में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर दोगे 1 रुपए की भी तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी है, आपकी लिमिट चेक नहीं करी जाएगी। ये आंसर हमने अभी माइंड में फ्रेम कर लिया जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, सर ये क्वेश्चन का आंसर हमें सही आता है। ये यहां लिख लो हिंदी में पेंसिल से, यस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आपने पेंसिल से लिख लिया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, ये क्वेश्चन मेरे को आता है। अब आगे चलते हैं जी। मिस्टर एसएन गुप्ता राजस्थान के हैं और एंगेज है टैक्सेबल गुड्स में। एक्टिंग एज एजेंट, हमने कहा जी एजेंट होते ही आप सेक्शन 24 में आ जाओगे और एजेंट होते ही सेक्शन 24 में आ गए तो 2 बातें पूरी हैं, 2 बातें होनी चाहिए। या तो आपका सप्लायर नॉन टैक्सेबल ना हो या आप नॉन टैक्सेबल आइटम ना बेच रहे हो। तो आप एजेंट अगर टैक्सेबल आइटम बेच रहे हो और आपका सप्लायर भी टैक्सेबल है तो हम एज ए एजेंट 1 रुपए की सेल पर भी हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छे से कर चुके आ चुके हैं एक्सपर्ट लेवल पे। टर्नओवर इसकी जो है 12 लाख रुपए है। इस टर्नओवर में एजेंट वाली टर्नओवर भी इंक्लूड है। आपने तो बड़ा पाप वाला काम कर दिया जी, एजेंट बन के आपने गुनाह कर दिया है। सेक्शन 24 में आ गए हो, 22 से उठ के 24 में आ गए हो। बताओ इंट्रा भी है, दोनों टर्नओवर में इंट्रा है। इंट्रा से कोई बात ही नहीं है। अब हम एजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि सेक्शन 24 में इंटर एजेंट बहुत सारी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात की गई थी। तो इस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि इसने एजेंट वाला काम कर दिया है। ध्यान रखना एग्जामिनर आपको यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है क्योंकि यहां पे एक सर्कुलर आया हुआ है। अगर एजेंट नॉन टैक्सेबल यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन से काम कर रहा है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उस केस में सेक्शन 24 में सेक्शन 23 में एग्जम्पशन आई हुई है। एक सर्कुलर आया हुआ है कि इस एजेंट को अब जीएसटी नंबर नहीं लेना अप टू 20 लाख। तो ध्यान रखना इस चीज को एग्जामिनर यूज कर सकता है, मुझे लगता है ऐसा कर सकता है। तो इसका आंसर भी सिंपल होगा सर कि ये लायबल होगा क्योंकि इसकी एजेंट की सप्लाई है। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे सर? इसको हम प्रेजेंट करेंगे, वो आपको सिखा रहा हूं मैं। हाउ विल बी प्रेजेंट द क्वेश्चन? हम कहेंगे जी क्वेश्चन नंबर
7 का सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। तो हम लिखेंगे यहां पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 का सी, और उसका एक पार्ट हम कर रहे हैं। हम लिखेंगे इसमें, पहले हम लिखेंगे यस, पहले उसको हम दे देंगे कंक्लूजन ताकि वो राजी हो जाए। मिस्टर राघव, यस मिस्टर राघव is liable for registration, क्योंकि उसने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी है। क्या कर दी उसने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी है, वो भी गुड्स की। मिस्टर राघव इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। बस बात खत्म, हमने उसको अपना फरमान सुना दिया जी, हमारा फरमान ये है। अब सुनो प्रोविजन, द लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या है? एज पर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट, द पर्सन मेकिंग interstate supply shall be liable for the registration and threshold limit under section 22 shall be ignored। सेक्शन 22 की थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर कर देंगे अगर उसने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये देखने जरा, हम सबसे आंसर देंगे हम। 2 नंबर का है। अरे यार 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत कराओगे? 2 नंबर का है, 2 नंबर का ये, तो कहानी खत्म हो गई। अब हम फालतू कहानी नहीं देंगे। सेक्शन 22 में लिमिट 20 लाख है, 10 लाख है, क्या जरूरत है? Hence, Mr. Raghav is liable for registration under section 24 of CGST Act as he made interstate सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पे कर देना अंडरलाइन, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। बस कहानी खत्म सर, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, इस केस में एजेंट है, एजेंट को हम लिमिट नहीं देते हैं, तो एजेंट वाले केस में हम लिखेंगे, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे जी? यस, पहले लिखेंगे यस, क्या है? मिस्टर SN गुप्ता, यस मिस्टर SN गुप्ता is liable for registration under section 24 as he is supplying goods as agent। ये एजेंट बन गया है, तो इसको हम, ये हमने अपना अब बताएंगे लीगल प्रोविजन। हम देंगे लीगल प्रोविजन। ये हमने आंसर दे दिया है, ये देख के एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फिर वो लीगल प्रोविजन ज्यादा नहीं पढ़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा। तो लीगल प्रोविजन क्या है जी? एज पर सेक्शन 24, एज पर सेक्शन 24 any person who is agent or acting
as an agent where he is making taxable supply on behalf of taxable person shall be liable for compulsorily registered under section. Hence, Mr. S.N. Gupta is acting as an agent of taxable supply. He shall be registered under सेक्शन 24। ये लो जी, अब आप नंबर लो, नंबर ये लो जी, एक नंबर और एक नंबर, एक नंबर और एक नंबर, ये हो गया जी 4 नंबर। जो बात काम की थी वो हमने बता दी एग्जामिनर को, ये वाली बात काम की थी, ये वाली बात काम की थी, ये लो काम का था और ये लो काम का था। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है। अरे मैं लिख रहा हूँ नोट पैड पे, और नोट पैड पे जो मेरा पेन है ना ये फिसलता है, इसलिए राइटिंग गंदी आ रही है मेरी। तो माइंड मत करो हैंडराइटिंग को, हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीए बन गया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ मैं, हैंडराइटिंग मेरी इतनी गंदी है तब भी मैं सीए बन गया हूँ, देख लो। तो ये हो गया जी आपका, हमने ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मैं आपको ये क्वेश्चन करा क्यों रहा हूं बताओ? क्या आपको ये क्वेश्चन आते नहीं है? पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद आपको ये तो पता लग गया है कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि एग्जाम सेंटर पे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रेशर नहीं बनाना। जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, जो आपका करक्स है, पहले इसको माइंड में सेट कर लो, रफ में लिख लो, रफ में ग्राफ बना लो, उसके बाद अपना आंसर दो। बड़े ही सुंदर वे में तरीके से आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे। चलो जी, ये हो गई हमारी बातें। ये क्वेश्चन और पूछ लिए जी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताओ कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है और क्या ये कंपोजिशन लेवी कर सकता है, ये रजिस्ट्रेशन के लायबल होता है कि नहीं होता, और इसका वैलिडिटी क्या रहती है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अभी मैंने आपको लिखवाया है क्वेश्चन, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लेना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे हमारे। फिर इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, कैन द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन बी एक्सटेंडेड। यस सर, हमें याद है 90 दिन तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 90 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सिंपल आंसर है इसका। कितने नंबर का क्वेश्चन है सर ये? 5 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो उसी का पार्ट है ये। तो ये सेम क्वेश्चन उसने पूछा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। तो ये सिंपल आपके सामने क्वेश्चन आए हुए हैं जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको आराम से, बड़े शांति से एग्जाम में शांति से आपको आंसर देना है। तो ये हमने कवर कर लिया मई 19 का पेपर। अब हम बात करते हैं नवंबर 19 के पेपर की। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये आया आपके क्वेश्चन नवंबर 20 साइकिल 1 में ये क्वेश्चन आया है। एंड वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है। देखो, क्वेश्चन के साइज को देख के उसका हिसाब मत लगाया करो कभी भी, क्वेश्चन के मार्क्स को देख के हिसाब लगाया करो। दोस्तों बड़ी काम की बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन के मार्क्स को देख के पता लग जाता है एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे।
4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर की बातें ही लिखनी है ना आपको, या आप पूरी कहानी को पढ़ते चले जाओगे? पढ़ना है, बट ग्राफ बना के इसको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A हम आंसर कर रहे हैं। देखते हैं जी इन्होंने क्या पूछा है और क्या हमारे को। पहले हम एक काम करते हैं सर, हम गलती कर दी हमने, पहले हम इसका रफ बना लेते हैं, रफ, क्योंकि ये लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है तो रफ बनाना जरूरी लग रहा है। रफ बना लेते हैं इसका। BBD प्राइवेट लिमिटेड गुजरात एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरर सेल द, यानी कि ये बात कर रहे हैं गुड्स की, एग्जम्प्ट है जीएसटी में। ओहो, एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं, इसका मतलब सेक्शन 23 पिक्चर में आ जाएगा। एक्सक्लूसिवली एंगेज इन आइटम विच इज नॉट लायबल टू टैक्स। कोई दिक्कत नहीं है जी। मिस्टर सेल करते हैं जेट प्रोडक्ट को ओनली गुजरात में, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें गुजरात में करो या कहीं भी करो। अगर आपकी एग्जम्प्ट आइटम, आपकी आइटम 100% एग्जम्प्ट है तो हमें सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है जी। टर्नओवर उसकी इतनी है, 50 लाख रुपए है, और फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10%। हमें क्या करना है आपकी एक्सपेक्टेशन से? हमारा कोई लिंक ही नहीं है एक्सपेक्टेशन से। चलो जी बकवास कर रहे हैं फालतू की। हाउ एवर इफेक्टिव डेट फ्रॉम दिस, अब यहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ेगा। इस डेट से एग्जम्पशन जो है विड्रॉ हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी एग्जम्पशन हो गई है, आपके ऊपर जो जो जेट प्रोडक्ट है इसके ऊपर हम 5% का टैक्स लगाएंगे। जब बच्चा ये सब चीजें पढ़ता है ना एग्जामिनेशन सेंटर पे तो घबरा जाता है कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने रजिस्ट्रेशन को एग्जम्पशन को लिंक कर दिया, तो इसमें कुछ चैप्टर इस क्वेश्चन में घपला होगा, इसको छोड़ देते हैं यार, बेकार क्वेश्चन है। ऐसा मत करना, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना और आप देखना कि कंसेप्ट के अंदर मेरी क्लैरिटी है कि नहीं है। कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो वो कोई भी क्वेश्चन को कहीं भी लिंक कर दे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। पहले कोई आइटम एग्जम्प्ट थी, अब वो टैक्सेबल हो गई है, और हमारी एटीओ निकालते हुए, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हुए हम दोनों को काउंट करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा था जी अगर दो कंडीशन सेक्शन 22 में, अगर आपकी एटीओ 20 लाख से क्रॉस कर रही हो प्लस आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उस साल में, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस बात को मैं भी चार्ट से बताता हूं। तो कह रहा है इसकी जो लिमिट, इसकी जो टर्नओवर थी वो 31/12 तक 42 लाख रुपए है। इसका मतलब ये सारी एग्जाम टर्नओवर है, क्योंकि उसके बाद तो इसके बाद तो क्या हो गया, एग्जाम्पशन आ गई है, टैक्सेबल हो गया है ये। अब पूछ रहे हैं जीएसटी नंबर ले कि नहीं ले। मैं आपको इसका पहले चार्ट बनवाता हूं एक बार। आप एक चार्ट बनाओगे, आप बोलोगे जी यहां तक ये एग्जाम था और उसके बाद ये टैक्सेबल हो गया। कहां तक एग्जाम था ये? 1/1/20 तक, ये नहीं 31/12 तक इसकी टर्नओवर 42 लाख थी। तो यहां तक 31/12 तक इसकी टर्नओवर थी 42 लाख रुपए, और फ्यूचर की टर्नओवर आपकी दी नहीं हुई, तो ऑब्वियसली ये टैक्सेबल होगी, भले ही चाहिए 1 रुपए की हो, ये टैक्सेबल होगी। कब तक? 1/1/2020 तक, 20 से। अब आपको याद होगा मेरा कंसेप्ट, हमने कहा था जी ये टर्नओवर और ये टर्नओवर दोनों मिलके होती हैं एटीओ। तो एटीओ मेरी है 42 लाख, मुझे एक कंडीशन तो मेरी पूरी हो गई, प्लस में कंडीशन ये थी कि आप उस स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करते हो। टैक्सेबल सप्लाई आपने कर दी, 1 रुपए की भी कर दी, तो आप दोनों बातें पूरी हो रही हैं, तो आप लायबल हो जाओगे, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब क्या ये फ्यूचर में टैक्सेबल सप्लाई करेगा? काम तो बंद कर नहीं देगा अपना, ऑब्वियसली करेगा टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट जेड है वो अब एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो गया है। तो दोनों बातें हमारी पूरी हो रही हैं। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, यस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन।
इतना बड़ा आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना हमें ये समझ में आया है कि सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये खाली हवाबाजी के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहानी से नहीं डरना आपको, कहानी तो आपको इंस्टीट्यूट सुनाएगा बहुत सारी, बट आपको कहानी से नहीं डरना, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए बड़ी सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हम क्या लिखेंगे जी, क्या पूछा है इसने, BB प्राइवेट लिमिटेड इज ओपिनियन दैट ही डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। एग्जामिन करो और बताओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बताओ कि हम क्या करें। तो आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 का ए। आप लिखोगे जो भी है BBD, आप लिखोगे BBD लिमिटेड कंटेंशन इज BBD is liable for GST registration under section 22। ये आप बात लिख दोगे, ये तो हो गया आपका आंसर। फिर आप दोगे लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या है जी, लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन 22 of CGST Act, the supplier making taxable supply from a state having aggregate turnover exceeding 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be, shall be registered under GST। GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है। द एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, आप बताओगे, अब यहां पे बताना पड़ेगा आपको ज्ञान देना पड़ेगा यहाँ पे। द एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसका आपको ज्ञान देना पड़ेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पे आप बताओगे एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट। अब यहां लिखोगे टैक्सेबल 42 लाख, एग्जाम 0 सॉरी ये हो गया आपका 42 लाख, और ये हो गया आपके 0, और ये हो गया 0 तो आपकी व्हाट इज योर ATO? ATO हो गया आपकी 42 लाख रुपए। तो मैंने बोल दिया सेक्शन 22, जो सप्लायर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई हैविंग शैल बी रजिस्टर्ड अंडर GST, hence BBD Limited ATO exceed 20 lakhs and he shall make टैक्सेबल सप्लाई, वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा इन फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर था हमारा वो देख लें क्या था, फाइनेंशियल ईयर 19-20। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में
फाइनेंशियल ईयर 19-20 में वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, सो सेक्शन 22 shall apply on PBD Limited and PBD Limited shall be liable for the registration अंडर सेक्शन 22। बस आपका आंसर खत्म हो गया जी। तो इस तरीके से आपने आंसर दिया है अपना। आपने बोला जी इसकी एग्रीगेट टर्नओवर, पहले आपने अपना कंक्लूजन दे दिया स्टार्टिंग में ही, फिर आपने बता दिया प्रोविजन क्या है, फिर आपने एटीओ निकाल के दिखा दी, फिर आपने कंक्लूजन दे दिया। ज्यादा मत करना, बस इतने काफी है, इतने में ही आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी जो प्रेजेंटेशन है बड़ी गंदी है। प्रेजेंटेशन मैं बहुत अच्छी दे सकता हूँ, आपको बहुत अच्छी दे सकता हूँ। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो आप एग्जाम में करने वाले हो, और जो चीज करने वाले हो वो क्यों ना करी जाए हमारे सामने। तो हमें अपने ध्यान करना है, फोकस प्रोविजन पे, अपने आंसर पे, अपने लीगल प्रोविजन पे ध्यान देना है, अपने आंसर पे ध्यान देना है, और अपने कंक्लूजन पे ध्यान देना है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं लास्ट में, बस ये लास्ट हो गए जी। इतने क्वेश्चन काफी हैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर में। बाकी आप आरटीपी के क्वेश्चन, एमसीक्यू सब करोगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फाइनली आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपना आंसर। तो आंसर आपको प्रेजेंट कैसे करना है, पहले तो आप दोगे यस और नो, और अपना जो भी आपका कंक्लूजन है वो आप यहां पे दे दोगे स्टार्टिंग में। किसी भी लॉ का क्वेश्चन हो आपको इस तरह करना है। फिर आप दोगे लीगल प्रोविजन, आप लीगल प्रोविजन बता दो उसको कि एज पर सेक्शन दिस, एज पर सेक्शन दिस, ये होता है, ये होता है। फिर आप दे दो उसको लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इतनी रामायण कहानी मत लिख के आना, छोटी लिख के आना। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो थोड़ा लीगल प्रोविजन को थोड़ा बड़ा कर देना, तो आपको थोड़े मार्क्स और अच्छे मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन एग्जाम में प्रेजेंट करना है। इसी चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। क्वेश्चन और भी हैं बहुत सारे, बट आप कर लोगे। मेरा मेन एम जो था ये कराने का आपका, क्योंकि चैप्टर बड़ा आसान है ये, मेरा मेन एम था आपको ये दिखाना कि आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ये मेरा मेन फोकस था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छे से रिवाइज करो कंसेप्ट को। क्वेश्चन को कंसेप्ट करने के बाद ही रिवाइज करो, पहले मत करो। पहले क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे तो आपका कंसेप्ट डेवलप होने की बजाय और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो, फिर आप सोचो कि ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में कैसे लिख के आऊंगा, उसको रफ बनाओ। रफ करने के बाद फिर आंसर लिखो, और फिर देखो उसको, फिर मैच करो अपने आंसर से कि मेरा आंसर कितने हद तक इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच है। तो यही रखते हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर इनवॉइस का। थैंक यू सो मच, बाय।